देखिए बच्चों, ये हमारा पहला यूट्यूब चैनल है और ये मैं फिजिक्स के लिए स्पेशली क्लास 11th के लिए सभी बोर्डों के लिए मैं इस पर वीडियो डालूँगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो उसको शेयर करें, लाइक करें और जो है मन लगा के पढ़ें। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले आज मोशन इन ए प्लेन के बारे में बात करेंगे। क्रम से हमारी सारी वीडियो आती रहेंगी, सारे वीडियोस आप देखें, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो मोशन इन ए प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा सबसे पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा। प्रोजेक्टाइल मोशन को जानने से पहले हम पहले स्ट्रेट लाइन मोशन समझेंगे या ट्रांसलेटरी मोशन समझेंगे। देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन जो होते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन भी कह सकते हैं, क्या होता है इसके बारे में समझें, क्योंकि इसको जानने के पहले हमको ये दोनों बातें समझनी पड़ेंगी। देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन सीधा सीधा है, हम पढ़ चुके हैं, क्लास 7th 8th में पढ़ाया जाता है कि जब किसी भी बॉडी को या ऑब्जेक्ट को हम उसकी बगैर डायरेक्शन चेंज किए, ध्यान रखें यहाँ पर बगैर डायरेक्शन चेंज किए अगर एक सीधी लाइन पर मूव कराएं विद सम एक्सीलरेशन, ये भी ध्यान रखें, विद सम एक्सीलरेशन, तो ऐसे जो पाथ होते हैं या ऐसे जो मोशन होते हैं उनको स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। अब यहाँ पर खास बात क्या है इसमें, देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन में जो खास बात ये है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन की डायरेक्शन एक ही लाइन में होती है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी यही है, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो मैग्नीट्यूड तो एक अलग की बात है, लेकिन डायरेक्शन देखिए आपकी वही है जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ मैग्नीट्यूड की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। अगर सेम है तो ऐसे मोशन जो भी होंगे वो स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएंगे। अब दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए किसी बॉडी को हमने ड्रॉप किया गया है, यहाँ से ड्रॉप किया है या फेंका है आपने, थ्रो किया है, तो देखिए ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। हम सब जानते हैं, छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ। और जब बॉडी ये आएगा तो वेलोसिटी जो इसकी होगी वो भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, चेंज इन जो उसकी वेलोसिटी हो रही वो उसकी डायरेक्शन भी सेम ही है, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। इसका मतलब ये मोशन कैसा होगा, ये भी ट्रांसलेटरी मोशन होगा। तो ऐसे पाथ जो है हमारे जो ऐसे जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाते हैं। एक सिंपल सी बात थी, छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, वो हमने आपको बताया। अब बात करेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो इसको हम थोड़ा साफ करेंगे। तो अब हम आते हैं टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमें पढ़ना है। तो इसको तो समझ ही गए होंगे, आगे पढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या खास बात है, तो सीधी सी बात है कि अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट किसी ऐसे एंगल पर फेंकें या किसी भी एंगल पर फेंकें, ये इसकी u वेलोसिटी है और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो देखिए हर बार ये इसकी डायरेक्शन ये ऐसे जा रही है, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, हर बार इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक। बट ग्रेविटी की डायरेक्शन हमारी हर जगह क्या है, सेम है, हर जगह ग्रेविटी की डायरेक्शन सेम आ रही है, यहाँ भी सेम ही होगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो एक्सीलरेशन या ग्रेविटी की डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है,
यहाँ तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन से अलग हो गई। अगर ऐसा होता है, अगर उनकी डायरेक्शन बदल जाती है तो वो सारे जो है पाथ कैसे हो जाते हैं, कर्व हो जाते हैं। वो सारे पाथ कर्व, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींचती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो जाना इधर चाहता है लेकिन जब उसको खींचा जा रहा है नीचे की तरफ तो वो नीचे ही तो आएगा। यानी वो पाथ कैसा बनाएगा, कर्व पाथ बनाएगा। ये जो पाथ होंगे वो कर्व पाथ होंगे। तो ऐसे मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यही प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ऐसे मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी कठिन बात नहीं है। तो अगर आपको लिखने को आता है तो आप नोट करिए, मैं बोल रहा हूं। तो लिखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम डेफिनेशन एक छोटी सी लिखा दे रहे हैं। When a body is thrown, नोट करिए मैं बोल रहा हूं, when a body is thrown with some angle from horizontal, when body is thrown with some angle from horizontal and direction of the velocity and the direction of the velocity is different from the direction of gravity, then path followed by the body will be curved. Then the path followed by the body will be curved. Such type of motions are called projectile motion. Such type of motion are called projectile motion. And the path is called, such path is called trajectory. उसको ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। ऐसे पाथ को हम ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। Such type of path are called trajectory, and these motions are also called parabolic. क्योंकि पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो ऐसी, जब इक्वेशन पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसी तरह का उसका शेप आता है। पैराबोला का ऐसा भी शेप आ सकता है, ठीक है, जैसा भी ऐसा भी आ सकता है, तो कर्व पाथ आते हैं। तो ये डिफिनेशन हो गई। अब जो है इसका एग्जामिनेशन में इसका डेरिवेशन आता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो डेरिवेशन। ये आता है कि बताइए कैसे आप प्रूव करेंगे कि इसका पाथ जो है पैराबोलिक है। ये पूछता है कि हाउ यू कैन प्रूव द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो इसके लिए हम एक बनाएंगे डायग्राम, तो उससे हम प्रूव करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए आपने किसी बॉडी को थ्रो किया है, बॉडी को आपने थ्रो किया है विद सम वेलोसिटी, विद सम एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो देखिए, आपने वेक्टर, अभी हमने शायद वेक्टर की वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन वेक्टर में जब मैं बनाऊंगा तो बताऊंगा कि रिजॉल्व कर लेते हैं किसी भी वेलोसिटी को या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। कैसे रिजॉल्व करेंगे? देखिए, इसका ये कंपोनेंट यू एक्स कहलाएगा, और यू एक्स क्या होगा, यू कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाता है, यू वाई, और इसकी वैल्यू क्या होगी, यू साइन थीटा। तो वेलोसिटी के दो डायरेक्शन हो गए। u हमने ले लिया इसलिए क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसको u से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दूसरी बात, यहां पर मान लीजिए कुछ समय बाद, आफ्टर टाइम t, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मान लीजिए v हो जाती है। v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बॉडी। तो मान लीजिए ये t समय में यहां पहुंचती है, तो इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो अब सवाल उठता है कि जब ये इसकी वेलोसिटी v हो गई तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट इसने किया, वर्टिकल। तो मान लीजिए वर्टिकल इसने y डिस्प्लेसमेंट किया, क्योंकि पहले तो यह 0 पे था।
जब ये ऐसे मूव करेगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y होगा और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x होगा। यहाँ थोड़ा मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ, x होगा और मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ यू एक्स बराबर यू साइन थीटा, जो अभी हमने यहाँ लिखा था यहाँ लिख दिया। यानी इस पॉइंट पर पहुंचा है जब, तो उसका दो डिस्प्लेसमेंट हम देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ इसको ओ नाम दे दीजिए, ओ, और इस पॉइंट को इसको बी नाम ए दे दीजिए, उसको बी नाम दे दीजिए। ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, और ये हम पी नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो जो ओपी है ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है और ये जो चीज है ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए यू साइन थीटा जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा दो हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, यू कॉस होगा, ये हमने गलत लिखा, यू कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट है यू कॉस थीटा की वजह से आ रहा है और वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो यू साइन थीटा की वजह से आ रहा है। इसलिए हम हॉरिजॉन्टल जब डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x बराबर, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड हमारी क्या थी? u cos थीटा, और टाइम हमने मान लिया t। अब t समय में यहाँ देख रहे हैं कि इसका ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अब यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कैसे? x अपॉन u cos थीटा। अब ये हमारे काम आएगा अभी थोड़ी देर में। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा, उम्मीद है। अब हम बात करते हैं कि भाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आपने न्यूटन की इक्वेशन पढ़ी होगी कि वर्टिकल जो भी डिस्प्लेसमेंट होते हैं h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, लेकिन ये ऊपर फेंका गया है इसलिए माइनस आ जाएगा यहाँ पर। अब इसी इक्वेशन को आप देखें, ये h क्या है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जो हमने अपना y लिया है, तो h की जगह हम क्या लिख देंगे? y। u यहाँ पे क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन इनिशियल कौन सी? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। याद रखिएगा, जब भी कभी हाइट का मामला होगा तो ये इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हाइट कौन देगा भाई इसको? हाइट तो वर्टिकल वेलोसिटी देगी। तो h u की जगह क्या आ जाएगा? u साइन थीटा और इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया इसमें। अब बात करते हैं कि भाई जो टाइम हमने लिया था इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा और टाइम की जगह हम क्या लिख देंगे? x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ g और t की जगह वही x स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए साइन और कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? u से u कट गया, इसको लिख सकते हैं x टेन थीटा माइनस, अगला स्टेप जो रहेगा वो हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये इक्वेशन देखिए आ गई आपके सामने। अब ये इक्वेशन जो निकल के आई है, इससे हम क्या पता कर रहे हैं? इससे हमको क्या पता चलेगा? तो देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं x और y। तो y जो है लीनियर है, देखिए y लीनियर में है कि नहीं है? इसके ऊपर कोई पावर तो है नहीं। और x क्या है? क्वाड्रेटिक है। तो जब ऐसी कोई इक्वेशन, एक इक्वेशन हो जिसमें कोई भी एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक में आए और एक वेरिएबल लीनियर में आए, तो अगर उन पे हम ग्राफ ड्रॉ करें, x और y की वैल्यू रखकर ग्राफ ड्रॉ करें, तो वो पैराबोलिक कर्व पाथ मिलेगा। तो ये इक्वेशन ये साबित करती है, ये प्रूफ करती है कि जो पाथ आता है इसका वो पैराबोलिक होता है। दिस इक्वेशन प्रूव्स दैट प्रोजेक्टाइल मोशन है पैराबोलिक पाथ। बस इतना आपको लास्ट में लिखना है। तो हम लिखे दे रहे हैं दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट पाथ इज पैराबोलिक। ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही लिखना है। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट पाथ इज पैराबोलिक। तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको जब आगे पढ़ेंगे तो पैराबोला वगैरह पढ़ाया जाएगा तो वो ज़्यादा उनको चीज़ें समझ में आएंगी।
अब आप इसको नोट कर लें, 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, अगर नोट करना हो तो नोट कर लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम इसके और भी पार्ट आएंगे, वो मैं बताता हूं। पहले आप इसको नोट करें। चलिए, इसको आपने शायद नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं। देखिए, ये फिगर हमारा बना रहेगा, क्योंकि फिगर का काम रहेगा, हम सिर्फ इतना हटाएंगे जिसका हमें कोई अब काम नहीं है। अब हम बात करेंगे कि इसका टाइम क्या है, फ्लाइट टाइम। देखिए, फ्लाइट टाइम का मतलब जितनी देर ये हवा में रहेगा। तो हवा में कब तक रहेगा, ये हमने नाम दिया था इसको ए। ओ से ए तक जो है जब आएगा तब तक उसके पहले हवा में रहेगा। तो देखिए, हम क्या निकालेंगे, इसका टाइम को 2 भागों में ब्रेक कर देंगे। पहला टाइम हम यह निकालेंगे कि मैक्सिमम पॉइंट पर इसको कितना समय लगा, ये मैक्सिमम हाइट होती है, और ओ से बी तक आने में कितना समय लगा। टोटल टाइम 2 भागों में बटेगा, टोटल टाइम ओ बी और प्लस बी ए, यानी ओ से बी तक आने में और बी से ए तक आने में। तो हम 1 निकालें, उसका डबल कर देंगे जस्ट। तो ओ से बी का मान लीजिए टाइम लगा T1, ठीक है, फॉर ओ टू बी, ओ से बी तक आने में T1 समय लगा। तो अब टाइम देखिए हमको निकालना है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फार्मूला न्यूटन महोदय ने दिया हुआ है, क्या, v = u - gt। अब v, यहां ध्यान दीजिए बात को, v वर्टिकल वेलोसिटी है, और जब ये यहां पहुंचेगी तो वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो चुकी होगी। ये इस पर ध्यान दें। देखिए, यहां से चला ऑब्जेक्ट, यहां पहुंचा, तो यहां पर जब मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा तो कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं रहेगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही बचेगी, क्योंकि जब तक ये ऊपर उठेगा तब तक तो वर्टिकल रहेगा, लेकिन जब ये मैक्सिमम पे आ जाएगा वहां पर वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो चुकी होगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचेगी। तो वर्टिकल वेलोसिटी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी हमारी, u sin थीटा, तो यहाँ हम u sin थीटा लिख के दे रहे हैं, gt, T1 यहाँ लिख दीजिए। तो T1 कितना आ जाएगा, u sin थीटा अपॉन g। लेकिन हमको तो टाइम डबल लेना है ना, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा, इसका डबल कर दीजिए, 2u sin थीटा अपॉन g। ये क्या, कौन सा टाइम हो जाएगा, फ्लाइट टाइम। यहां मैंने लिखा नहीं है, दिस इज नोन एज फ्लाइट टाइम, इसको फ्लाइट टाइम बोलेंगे, फ्लाइट टाइम यानी हवा में रहने का समय। हिंदी में इसको उड्डयन काल बोला जाता है, जो कि अंग्रेजी वाले बच्चे समझ नहीं पाएंगे उड्डयन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे उड्डयन मंत्री होते हैं, ठीक है, तो उड्डयन काल बोला जाता है इसको। अब हम बात करेंगे, देखिए फ्लाइट टाइम आ गया, मैक्सिमम हाइट इसने कितना गेन किया वो उसकी बात करते हैं। मैक्सिमम हाइट, देखिए मैक्सिमम हाइट क्या होगी इसकी, तो मैक्सिमम हाइट देखिए यहाँ पर हम इसको बात करते हैं। मैक्सिमम हाइट इसने अटेंड कर ली कितनी, कैपिटल H मान लीजिए। तो इसके लिए फिर से वही न्यूटन के रूल, v² u² - 2gh। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ क्या होगी, 0, पहले आपको बता चुके हैं। इनिशियल u sin थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो u² sin² थीटा और 2gh। अब h आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, u² sin² थीटा अपॉन 2g। ये आपका जो है हाइट का फार्मूला आ गया। अब तीसरी बात हम करेंगे आपका रेंज की। रेंज माने यहां से यहां तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर करी, हॉरिजॉन्टल। रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो रेंज के लिए हम लोग लिखेंगे यहां पर
रेंज, और रेंज को हम देखिए, रेंज एक प्रकार की डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो r इज इक्वल टू स्पीड कौन सी होगी, इसको हॉरिजॉन्टल रेंज हमें निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल जब निकालना है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे u cos थीटा, तो यहाँ लेंगे u cos थीटा, और टोटल टाइम इसको हवा में रहने का टाइम कितना था, ये वाला था, तो कितना हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन जी। तो यहाँ देखिए आपने एक उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में फार्मूला पढ़ा होगा, 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin a या 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ देखिए आपके पास 2 भी है, आपके पास sin भी है, आपके पास cos भी है, तो इससे हम क्या बना लेंगे, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा बना लेंगे, और u मिलके कितना हो जाएगा u स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला तैयार हो गया, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारा फार्मूला रेंज का आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको नोट करें, तो नोट कर लें, बस अब थोड़ा सा और बचा हुआ है टॉपिक, तो इसको 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूँ, उसको नोट कर लें, फिर उसके बाद हम दूसरा इसी में ही अभी हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ बताएंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए, ये रेंज का फार्मूला हमारे बड़े काम का है, कैसे काम आएगा उसको देखें। ये हमारे खिलाड़ियों के लिए जो प्लेयर होते हैं उनमें भी ये फार्मूला जो है उनको पता होना चाहिए। जो जैवलिन थ्रोवर हैं, जो हैमर थ्रोवर हैं, अगर उनको ये फार्मूला मालूम है तो बहुत अच्छे से जो है अपना खेल खेल सकते हैं। तो देखिए कैसे, इसको हम यहाँ साफ कर देते हैं, u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी बाद में लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास फार्मूला आया है रेंज का, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये फार्मूला आया है। तो इस फार्मूले का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, देखें इसको। अगर कोई बच्चा मान लीजिए 30 डिग्री से कोई चीज फेंक रहा है, सपोज अगर हमने एक एंगल ले लिया 30 डिग्री, चलिए पहले हम आपको वो बता देते हैं इसका डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन मान लीजिए एक बच्चा थीटा एंगल से फेंकता है, दूसरा 90 माइनस थीटा से फेंकता है। तो सबसे पहले इसका देखें क्या आएगा आंसर। देखिए हमने कहा थीटा से फेंकता है तो यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि थीटा से हमने फेंकाया है इसको, तो थीटा से फेंकेगा तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर नंबर 1 हो जाएगा आपके पास। लेकिन अगर हम 90 माइनस थीटा से फेंकेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 और ब्रैकेट में लिख देंगे 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा दें, और अपॉन वैल्यू जो है जी की वो जी लिख दिया। अब यहाँ देखिए 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा हो गया अपॉन जी। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आती है, क्लास 10 में पढ़ाया आपने, तो ये फार्मूला आपको अच्छे से आता होगा कि साइन 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी साइन थीटा, क्योंकि दूसरे कोऑर्डिनेट में रहेगा और वहां जो है साइन पॉजिटिव होता है, और वहां पे साइन कॉस में नहीं बदलेगा, पहले कोऑर्डिनेट में होता तो बदलता, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दें, ये हो जाएगी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। तो अब इसका महत्व देखिए, हमने थीटा पे फेंका तब भी वही फार्मूला बना, और 90 माइनस थीटा पे फेंका तब भी वही फार्मूला बना। मैथमेटिकली जो है फार्मूला हमारा सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा अगर चाहता है कि वो थीटा से फेंके या 90 माइनस थीटा से फेंके, उसका आंसर वही आएगा। देखिए अगर कोई बच्चा 30 डिग्री पे फेंकता है किसी चीज को, थीटा का हम 30 माने,
और कोई बच्चा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा माने 60 डिग्री पे फेंकता है। अगर 90 माइनस थीटा 60 डिग्री, तो दोनों में अंतर क्या आएगा? देखिए मान लीजिए कोई बच्चा 30 डिग्री फेंक रहा है, फेंक दिया उसने, 30 है ये, और कोई बच्चा 60 फेंक रहा है और उन पर थोड़ा सा वो करके फेंक रहा है, तो दोनों जो है एक ही जगह गिरेंगे, रेंज उनकी वही रहेगी। इसका ये मतलब हुआ, चाहे आप 60 पे फेंकें चाहे आप 30 फेंकें, 60 पे फेंकेंगे तो थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, बस ऊंचाई बढ़ जाएगी, लेकिन जो इसका ये पॉइंट है गिरने का, वो पॉइंट वही रहेगा, क्योंकि दोनों के लिए देखिए रेंज का फार्मूला हमारा वही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप 30 पे फेंकें चाहे, और मैक्सिमम कब जाएगा? तो मैक्सिमम देखिए आंसर कैसे आपको पता चलेगा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी किसी भी वेलोसिटी के लिए। देखिए अगर मान लें आप थीटा, देखिए पहली बात ये समझिए कि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितने एंगल पर होती है? तो आंसर है साइन 90 पर होती है। अगर थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे तो क्या हमको मिलेगा? तो मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन हमारे पास देखिए, अच्छा यहाँ पे एक गलती हो गई है, हाँ वही मैं समझूं क्या गलती हो गई है। देखिए 2 का मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो क्या बनेगा? यहाँ पर 2 थीटा, यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, क्योंकि 180 भी होगा और 2 थीटा भी होगा, तो यहाँ ये आंसर आएगा। थोड़ा सा इसको आप देख लें, ये ठीक है। अब देखिए हम ये चाहते हैं कि रेंज हमारी मैक्सिमम, देखिए अगर कोई बच्चा 40 मीटर से फेंक रहा है, कोई 50 से फेंक रहा है, कोई 70 से फेंक रहा है, तो वो अलग मैटर है। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर हमने कहा भाई सबको एक ही वेलोसिटी से फेंकना है, तो यहाँ वेरिएशन कब आएगा? किस में आएगा? एंगल पर आएगा, क्योंकि जी कांस्टेंट है, यू हमने कांस्टेंट कर दिया। हमने कहा भाई 30 फीट से सबको फेंकना है जितने बच्चे बैठे हैं, तो अब सवाल उठता है कि एंगल हम क्या बनाएं जिससे रेंज हमारी बढ़ जाए। यहाँ पर अब उसका सवाल आएगा कि रेंज हम क्या लें। तो देखिए हम जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 90 होती है। अगर ये एंगल 90 होता तो वैल्यू मैक्सिमम होती रेंज की। तो हम ये माने कि सिंस 2 थीटा को अगर 90 मिल जाए, इस वैल्यू को 90 मिल जाए, तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? 45 डिग्री। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आपको मैक्सिमम रेंज लानी है या लेनी है या पानी है, तो आप थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे? 45। तो थीटा अगर 45 होगा, तो देखिए अगर थीटा 45 हो जाएगा तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी? u²/g, क्योंकि साइन 90 अब 45 रखेंगे तो साइन जो है 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस समय ये रेंज हमारी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये रेंज हमारी मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से ये टॉपिक जो है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन का है, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। और अगर कोई चीज़ छूटी हो या कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब जितना पॉसिबल होगा मैं दूंगा। ठीक है, जो मेरे से बेस्ट होगा मैं उसका वो आंसर दूंगा। और उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो जब अच्छा लगा हो तो आप जानते हैं क्या करना होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मार्केटिंग का ज़माना है, इसलिए मुझे इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। आप समझदार हैं, कैसे क्या करना है आप देखें। ठीक है, तो अगली वीडियो मैं फिर बनाऊंगा, तो फिर से जो है आपको पढ़ाऊंगा कि क्लास 11 के बच्चे कोई भी बोर्ड के हैं पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके बाय।